हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेत्र की आंतरिक संरचना यानी नेत्र कैसे बना होता है उसकी पूरी संरचना के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा गया। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मानव नेत्र जो है वह कैसे किसी वस्तु को देखता है और उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में माध्यम से हम समझेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह हमारा नेत्र है। नेत्र के सामने रखी गई कोई वस्तु है, यह एक वस्तु है जो नेत्र के सामने रखी गई है। तो नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें, इससे जो प्रकाश की किरण चलेगी, यह जो आप देख रहे हैं कि यह लाइट रे चल रही हैं, यह प्रकाश की किरणें सबसे पहले कहाँ आपतित होंगी? कार्निया पर। सबसे पहले कहाँ आपतित होती हैं? कार्निया पर। यहाँ से यह प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती हैं और नेत्र में प्रवेश करती हैं। अंडरस्टैंड? फिर ये क्या करती हैं? जलीय द्रव और कांचा द्रव, यानी यहाँ पे एक जलीय द्रव होता है, यहाँ कांचा द्रव होता है। कल की वीडियो में सब तो हमने बताया ही है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है। इनसे गुजरती हैं और गुजरने के बाद ये रेटिना पर गिरती हैं। यहाँ से गुजरने के बाद ये कहाँ गिरती हैं? रेटिना। ये आप जो देख रहे हैं रेटिना पर गिरती हैं और यहाँ पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब यह प्रतिबिंब बनने का जो संदेश होता है, यह प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, आपको कल हमने बताया ही था वीडियो में। यहाँ से आप देखे थे एक ऑप्टिक नर्व निकल रहे थे, प्रकाशिक तंतुएं निकल रही थी और इनके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद हमें यह प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अंडरस्टैंड? तो कैसे, आप क्या समझे, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? मानव नेत्र के सामने कहीं कोई वस्तु रखी गई है, उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं सबसे पहले कार्निया पर आपतित हो रही हैं। कार्निया पर आपतित होने के बाद वह अपवर्तित हो रही हैं। अपवर्तित होने के बाद वह जलीय द्रव और कांचा द्रव से होते हुए रेटिना पर गिर रही है, जिस रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब जो हमारे ऑप्टिक नर्व हैं, प्रकाशीय तंतु हैं, वे इनको क्या कर रही हैं? मस्तिष्क को संदेश भेज रही हैं और मस्तिष्क द्वारा इसका सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो ये तो हम बात समझ गए कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे कि हमारे नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में बात करेंगे। कैसे ये समायोजित होती है, हमारे मतलब प्रकाश वस्तुएं दूर हों नज़दीक हों, किस तरीके से हमारा नेत्र समंजित होता है और प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बन जाता है, चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु नज़दीक हो, इस तरीके से बन सकता है। दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, इन सब टॉपिक पर हम अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक क्या है कि जो प्रतिबिंब है वह आँख के रेटिना पर बने, ये तो आप जान ही गए हैं। और जिससे क्या होता है, जो हमारे ऑप्टिक नर्व होते हैं वो संदेश मस्तिष्क को पहुंचा सकते हैं और हमें वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, देखने में आसानी होती है। अब हम बात ये समझेंगे, अगर कोई वस्तु है जो अत्यधिक दूरी पर है, अनंत पर कोई वस्तु है, कहाँ वस्तु है? अनंत पर वस्तु है। पहले फिगर को इसमें आप देखेंगे, पहले चित्र को देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट फिगर को आप देखिए, जो यह पहला चित्र आप देख रहे हैं इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या हो रहा है? अनंत से लाइट रेज आ रही हैं, प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं। ठीक है, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस स्वतः ही रेटिना पर केंद्रित कर देता है। यहाँ जो हमारा यह लेंस लगा हुआ है, यह लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को स्वतः ही ऑटोमेटिक उसे रेटिना पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस प्रकार हम क्या समझे
कि अधिक दूरी अनंत पर कोई वस्तु स्थित है तो देखने के लिए हमारे आँख की जो पेशियाँ हैं, जो हमने कल बताया था कि नेत्र लेंस जो होती है सिलियरी बॉडी से अटैच्ड होती है, तो पेशियों को किसी प्रकार का, उन पेशियों को किसी प्रकार का तनाव नहीं सहना पड़ता है और हमारी आंख सामान्य स्थिति में रहती है। इस स्थिति में नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी, इस स्थिति में नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा नेत्र लेंस है उस नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी और नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ये दोनों ही लगभग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लगभग क्या, बराबर होते हैं। जब वस्तु को आंख के निकट लाया जाता है, दूसरे फिगर को कंसीडर करेंगे। सेकंड फिगर में आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आंख के थोड़ा नजदीक आ गया। जब नजदीक आ गया, निकट लाया गया, तो नेत्र लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे आई पर बनेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, अगर यह ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आ गया तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह रेटिना से पीछे बनेगा। रेटिना से पीछे कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। क्लियर है। यह कब पॉसिबल है, यह कब पॉसिबल है कि फोकस दूरी उतनी ही रहे। देखिए आप बात को समझिए, जैसे इसमें पहले चित्र में देखिए अनंत से प्रकाश की किरणें आई, तो क्या हमने देखा कि रेटिना से नेत्र लेंस के बीच की दूरी नेत्र लेंस के फोकस दूरी के बराबर थी। अब अगर हम ये करें कि जितनी फोकस दूरी इसमें है वही फोकस दूरी इसमें भी रहे, फोकस दूरी चेंज ना हो और वस्तु को नजदीक ला दिया जाए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे आई पर बनेगा। अब जब इसके पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे आई पर बनेगा, तो जिसके कारण जो वस्तु है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। परंतु लेकिन क्या है, प्रकृति के द्वारा हमारे आंख की रचना एक विशिष्ट प्रकार से की गई है। आपको हमने कल बताया ही था, जिसके कारण वस्तु के निकट आते ही आंख की जो सिलियरी मसल्स हैं, यानी जो हमने कल बताया था पश्चिमाभिकी पेशियां हैं, उनमें वो तनाव डाल देता है और तनाव डाल के लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ा देती है। तनाव डाल के क्या करती है, पृष्ठों की वक्रता बढ़ा देती है कि लेंस की फोकस दूरी कम होकर इस प्रकार, अब जब बढ़ा दिया तो लेंस की फोकस दूरी कम हो गई और फोकस दूरी को कम कर दिया और कम करके क्या किया, दूरी समायोजित हो गई और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन गया। अतः हमने अपनी आंख से पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके कारण हमारे आंख के नजदीक भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर है तो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आंख की पेशियों, जो हमारे आंख की सिलियरी मसल्स है उसकी और नेत्र लेंस की फोकस दूरी को के समायोजित होने की क्षमता को ही हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब फिर से पुनः हम आपको एक बार बताते हैं। सबसे पहले कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो दूर से जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो हमारे नेत्र लेंस में हमारे आंखों को कोई तनाव नहीं सहना पड़ रहा है और उसी पर सीधे वह डायरेक्ट उस प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित हो जा रही हैं और रेटिना पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन गया, इस स्थिति में लेंस और रेटिना के बीच की दूरी इसके जो नेत्र लेंस है इसके फोकस दूरी के बराबर हो गया। नेत्र लेंस के फोकस दूरी के बराबर हो गया तो बन गया। सेकेंड फिगर में हमने ये देखा कि अगर फोकस दूरी हम उतना ही रहने दें, फोकस दूरी को हमने चेंज नहीं किया, फोकस दूरी वही है, फोकस दूरी को चेंज नहीं किया, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, रेटिना के पीछे बिंदु आई पर बनेगा। ठीक है। परंतु हमारी आंख की संरचना का देन है कि क्या हुआ, जब इस पर प्रकाश की किरणें आई, वस्तु नजदीक आके प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो जो सिलियरी बॉडी है वह इस पर तनाव डाल दी और तनाव डाल के क्या कर दिया, इसकी वक्रता को बढ़ा दिया, जिससे फोकस दूरी कम हो जाए और इसका जो इमेज बनना है वह रेटिना पर ही बन गया। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार से नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा पश्चिमाभि पेशियां जो सिलियरी मसल हैं
इनके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है उसे ही हम नेत्र की समंजन क्षमता कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। तो आप देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आंख से अधिकतम दूर स्थित कोई बिंदु है। अगर मान लीजिए हमारे आंख से बहुत अधिक दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर कोई वस्तु रखी है और ऑब्जेक्ट उसे स्पष्ट रूप से देख सकती है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, दूर बिंदु, फार पॉइंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसे ही हम दूर बिंदु कहेंगे। सामान्य आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए वह बिंदु अनंत होता है। ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए अनंत वह दूरी है जहां पर रखा वस्तु हमारे नेत्र पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है और उस बिंदु को ही हम दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, आंख से न्यूनतम दूरी, आप मतलब समझे, पहले चित्र में आप क्या समझे, बहुत दूरी पर रखा गया, कहीं ऐसे बहुत दूर कोई रखा हुआ वस्तु, यानी बहुत दूरी पर कोई वस्तु है लेकिन वो हमारे आंखों को स्पष्ट रूप से हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है। हम बहुत दूर रखे हुए, हम जितने मैक्सिमम दूरी के रखे हुए ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो वह हमारे दृष्टि के लिए दूर बिंदु कहलाएगा, दूर बिंदु कहलाएगा। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी अनंत होती है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट जितना नजदीक रखने पर हमें स्पष्ट दिखाई दे, यानी हम वस्तुओं को नजदीक बढ़ाते जाएं, वस्तुओं को नजदीक बढ़ाते जाएं, तो जितना नजदीक लाने पर हमें स्पष्ट दिखाई दे और उसके बाद बढ़ाने पर स्पष्ट रूप से न दिखाई दे, तो जिस बिंदु पर, नजदीक के जिस बिंदु से वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं, यानी नियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए यह लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आप क्या समझे कि दूर बिंदु, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां होता है, अनंत पर होता है। दूर बिंदु कहां होता है, अनंत पर होता है। और कितने नजदीक रखने पर हमें ऑब्जेक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी वह दूरी है, वह निकट बिंदु है जहां पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। क्लियर। अब देखिए, निकट बिंदु यानी नजदीक के बिंदु और दूर बिंदु यानी दूर वाला बिंदु, इनके बीच की जो दूरी है उसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। यानी उतने के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसे देख लेंगे, उसे ही हम रेंज ऑफ विजन कहते हैं। सामान्य आंख के लिए दृष्टि विस्तार लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए, समंजन क्षमता भी समझ गए। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे नेत्र दंड और नेत्र शंकु के बारे में। अगला हम लोग का जो टॉपिक चर्चा होने जा रहा है वह नेत्र दंड और शंकु पर चर्चा होगा। आप इस चित्र को देखें ध्यान से, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, आप इसे पूरा समझें। अब आपने क्या देखा कि जो नेत्र लेंस है वह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया। आपने क्या देखा कि जो नेत्र लेंस है वह तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दिया, रेटिना पर बना दिया। अब रेटिना में 2 प्रकार के प्रकाशग्राही सेल होती है। रेटिना में 2 प्रकार के प्रकाशग्राही सेल होती है जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जिसमें एक प्रकार का जो सेल होता है, सेलों का जो आकार होता है वह दंडाकार होता है। एक प्रकार का जो सेल होता है वो कैसा होता है, दंडाकार, यानी रॉड के शेप में होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं। आप चित्र में जो ग्रे वाला देख रहे हैं ये सब क्या है, दंडाकार है। और इन्हीं सेलों को हम नेत्र दंड कहते हैं। इसी सेलों को हम क्या कहेंगे, नेत्र दंड कहेंगे। क्लियर। तो आप नेत्र दंड समझ गए। ओके, अब इसके बाद दूसरे प्रकार का जो सेल होता है उसका आकार शंकु के आकार का होता है। अब जो दूसरा सेल होता है उसका आकार कैसा होता है, शंकुआकार होता है। देखिए ग्रीन वाला, ये रेड वाला और ये देखिए ब्लू वाला, देख रहे हैं, ये शंकुआकार आकृति का है। और इस तरह का जो सेल है इसे हम नेत्र शंकु कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे, नेत्र शंकु कहेंगे। ठीक है।
इन सेलों की संख्या, अब यह जो दंडाकार सेल और शंक्वाकार सेल है, इनकी कुल जो संख्या है वह लाखों करोड़ों में होती है। एक दो ऐसे सेल नहीं होते हैं नेत्र में, लाखों करोड़ों होती है। ठीक है, और ये कहाँ फैले होते हैं? ये सब रेटिना पर फैले होते हैं। नेत्र की जो रेटिना है उस पर ये सब फैले होते हैं। जब प्रकाश प्रतिबिंब बनाने के लिए रेटिना पर पड़ता है तो ये सेल प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं। ठीक है ना, प्रकाश सिग्नल को किस में बदलते हैं? विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं। रेटिना तथा मस्तिष्क के बीच जो नसें होती हैं, जिन्हें हम ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, जो कि हमने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, इन्हीं नसों के द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क तक पहुंचता है और रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा अनुभव करता है। क्लियर? अब जो दंड सेल है, इसमें जो आप देख रहे हैं रॉड जो सेल है, आई रॉड जिसे हम कहते हैं, वह दंड सेल मंद प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं तथा जो शंकु सेल होती हैं वह तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। यानी आप क्या समझ रहे हैं? जो दंडाकार सेल है वह प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही हैं और जो शंक्वाकार हैं वह तीव्र प्रकाश में, तेज प्रकाश में विभिन्न रंगों के लिए सुग्राही हैं। इसीलिए मंद प्रकाश में वस्तु दंड सेलों के कारण दिखाई देती है। यही कारण है कि यदि प्रकाश धीमी प्रकाश है तो दंड सेलों के कारण भी दिखाई देती है, जबकि वस्तु के विभिन्न रंग इन शंकु सेलों के कारण दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आप जानते हैं इस चीज़ों को कि जो मुर्गे होते हैं, जो मुर्गा होता है, वह मुर्गा सूर्यास्त होते ही सो जाता है और सूर्योदय के साथ ही जग जाता है। कारण यह है कि उसके नेत्र में दंडाकार सेल नहीं होता है, केवल शंक्वाकार सेल होता है और वह प्रकाश तीव्र प्रकाश यानी तीव्र प्रकाश में केवल प्रकाश के रंगों को ही देखकर उनका अनुभव करता है और उसके बाद मंद प्रकाश में वस्तुओं को देखने के लिए चूंकि दंड सेल की आवश्यकता होती है, वह उसमें होता ही नहीं है, जिसके कारण वह उसको देख नहीं पाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने पढ़ा आज के वीडियो में मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना, कि मानव के नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस चित्र के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता पढ़े, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई पढ़े। इसमें भी हम लोगों ने जाना कि कैसे फोकस दूरी और पश्चिमाभि जो होती हैं यह किस प्रकार से ऑटो एडजस्ट करती हैं, वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, इसको हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ हम लोग दूर बिंदु और निकट बिंदु पर चर्चा किए। इसके साथ नेत्र दंड और नेत्र शंकु पर भी चर्चा किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरे टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।